का फॉर्मेट होता है साथियों। यहाँ पर हम सेक्शन 1, ठीक है, खंड 1 के अंतर्गत सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले क्या इस वीडियो में तो 30 ही प्रश्नों को हल करेंगे, तो फिर आप बाकी के एक एक वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। कल सुबह तक सारे वीडियो आपके पास रहेंगे, तो आप अच्छी तरह से उनका सॉल्यूशन कर सकते हो। आपने एग्जाम दिया है तो भी वीडियो को देखें, और एग्जाम नहीं दिया है तो भी वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। समझना प्रश्न संख्या 1 को। क्या पूछ रहे हैं प्रश्न नंबर 1, बंडूरा के अनुसार प्रेक्षण अधिगम में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल है जो एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो क्रम है आपके अवधान प्रक्रिया, स्मृति, प्रतिधारण, अनुकरण या उत्पादन और अभिप्रेरणा। तो इस प्रकार से आपके ये क्रम है। देखो बंडूरा ने ही यहाँ पर प्रेक्षण अधिगम के बारे में बताया है। प्रेक्षण अधिगम का मतलब होता है किसी भी चीज को देख करके सीखना। तो साथियों सबसे पहले इसमें अवधान प्रक्रिया आता है। तो अवधान प्रक्रिया मतलब पहला सबसे पहले आएगा, तो पहला इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब एक ही विकल्प बचा है, तो इसका मतलब ये राइट रहेगा। तो फिर आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर ए जो है इसमें सही है। सबसे पहले अवधान प्रक्रिया होती है, फिर स्मृति या प्रतिधारण, फिर उसका अनुकरण किया जाता है और अंत में अभिप्रेरणा मिलती है, तो हम उस चीज को सीख जाते हैं। इस प्रकार से बंडूरा ने अपने सिद्धांत में बताया है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए आरटी 2009 से संबंधित प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक का उत्तरदायित्व यह नहीं है विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता, विनिर्दिष्ट समय में के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक कर बालक की शिक्षण प्रगति से अवगत कराना और पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं निर्माण करना। देखिए आरटी 2009 कहती है कि भाई एक जो शिक्षक है, शिक्षक का उत्तरदायित्व नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता, बिल्कुल नियमित उपस्थित होना चाहिए। जो निश्चित समय दिया गया है उसके भीतर ही संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना चाहिए। माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक कर बालक की शिक्षण प्रगति से उनको अवगत भी कराना चाहिए। लेकिन यार जो डी वाला विकल्प है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं निर्माण, तो भाई पाठ्यक्रम का निर्धारण और निर्माण एक शिक्षक थोड़ी करता है, ऐसा आरटी 2009 में नहीं बताया गया है साथियों। तो डी वाला जो विकल्प है ये शिक्षक का उत्तरदायित्व नहीं है आरटी 2009 के अंतर्गत। दूसरा विकल्प आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या कौन सा है साथियों? सेकंड प्रश्न है, ये आंसर सही रहेगा। जो इतने दिनों से मुझसे जुड़ रहे हैं वीडियो को पूरा देख करके कमेंट करके जाइएगा कि भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन किया जा सकता है, और प्रत्येक बालक विकास के सभी चरणों से गुजरता है, फिर भी उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती है। तो साथियों गलत कथन की बात की जा रही है। ऐसे प्रश्नों को मैं आपको अच्छे से करा चुका हूं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, चौथा विकल्प तो सही है, लेकिन तीसरा विकल्प कह रहा है कि केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है। तो भैया विकास परिमाणात्मक में नहीं होता है, वृद्धि होती है परिमाणात्मक में। वृद्धि का मापन भी कर सकते हो, विकास का मापन नहीं किया जा सकता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि ये एक गलत कथन है। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, उत्तर बाल्यकाल की विशेषता नहीं है। इस अवस्था में बालक सभी आवश्यक मानसिक शक्तियों से संपन्न होता है, किंतु उसका जो शब्द भंडार है वो सीमित तो रहता है। दूसरा है, यह शारीरिक एवं मानसिक अस्थिरता का समय है जिसमें बालक कल्पना लोक में विचरण करता रहता है। तीसरा है, इस काल में बालक में नई खोज करने व घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। और चौथा है, इस अवस्था को खेलने की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो उत्तर बाल्यकाल की बात करें तो उत्तर बाल्यकाल की अवधि लगभग 10 से 12 वर्ष की होती है साथियों। ठीक है, अब इसमें खेलने की अवस्था भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि बालक की खेल में इस अवस्था में बहुत ज्यादा रुचि होती है, बहुत ज्यादा खेल खेलता है वो। नए खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति, निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति भी इसी अवस्था में पाई जाती है, ये भी नहीं है, मतलब विशेषता नहीं है, ये देखना है आपको।
पहला या दूसरा, तो इस अवस्था में बालक सभी आवश्यक मानसिक शक्तियों से संपन्न होता है, किंतु उसका शब्द भंडार सीमित रहता है। तो बिल्कुल ये भी सही है साथियों, लेकिन दूसरा विकल्प कह रहा है शारीरिक एवं मानसिक अस्थिरता का समय है। तो भैया बाल्यकाल, जो उत्तर बाल्यकाल है, मध्य बाल्यकाल है, ये तो शारीरिक स्थिरता का है, अस्थिरता का समय थोड़ी है। और बालक कल्पना लोक में विचरण इस अवस्था में थोड़ी करता है, कल्पना लोक में विचरण तो वो किशोर अवस्था में करता है, ठीक है। इसलिए ये जो विशेषता है ये उत्तर बाल्यकाल की नहीं रहेगी साथियों। आपके सेकंड विकल्प सही है। प्रश्न नंबर कौन सा है? ये चौथा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो पांचवा प्रश्न है आपके, ये देखिए प्रश्न नंबर 5 को, प्रश्न संख्या 5 है आपके, 1 सेकंड रुकना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसको शॉर्ट में एनसीएफ 2005 भी आप कहते हो, के संदर्भ में किस कथन से आप असहमत है? तो असहमत जिस कथन से है उसका चयन करना है साथियों। पहला है विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना करते हैं। दूसरा है रचनात्मक परिप्रेक्ष्य यह संकेत देता है कि हर विद्यार्थी व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर अर्थ निर्माण करता है। तीसरा है रचनात्मक अथवा जटिल कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान परिस्थितियों में निहित होता है। और चौथा है रचनात्मक अधिगम की प्रक्रिया एक शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है और वह इसमें केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करता है। तो देखो एनसीएफ 2005 के बारे में हम जिस कथन से असहमत है उसका चुनाव 5वें क्वेश्चन में करना है। राइट आंसर है साथियों चौथा विकल्प। कैसे? क्योंकि ये कह रहा है रचनात्मक अधिगम की प्रक्रिया एक शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसा नहीं है। रचनात्मक अधिगम तो बालक खुद ज्ञान की रचना करके सीखता है, इसमें केंद्रीय भूमिका का निर्वाह शिक्षक थोड़ी करेगा, छात्र करेंगे। इसलिए 5वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, बाकी के तीनों कथन से हम सहमत है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? यह विद्यालय में व्याप्त रूढ़िवादी वातावरण को समाप्त करने में सहायक होता है। दूसरा है इसका कार्य क्षेत्र व्यापक होता है और इसमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेने हेतु सूचनाओं को संकलित किया जाता है। तीसरा है यह संबंधित उद्देश्य और इसकी प्रणाली में खुले परिवर्तन पर बल देता है। और चौथा है इसमें कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, निर्णयन, निर्देशन, सुधार एवं मूल्यांकन करते हैं। तो भाई आपको 7वें क्वेश्चन में सॉरी कौन सा क्वेश्चन है? ये छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में सही आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन ये है भाई, पहला क्या है? विद्यालय में व्याप्त रूढ़िवादी वातावरण को समाप्त करने में, बिल्कुल सही है, ये तो संबंधित है, ये तो आपका आंसर नहीं रहेगा। जो चौथा कथन है कि इसमें कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करता है, निर्णयन, निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन, ये चीजें भी इसमें होती है। अब बी या सी, या तो दूसरा सही है या तीसरा सही है। तो प्रश्न संख्या 6 में देखो, इसमें ये कह रहा है यह संबंधित उद्देश्य और उसकी प्रणाली में खुले परिवर्तन पर बल देता है। और दूसरा कह रहा है इसका कार्य क्षेत्र व्यापक होता है और इसमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेने हेतु सूचनाओं को संकलित किया जाता है। तो भाई जहां तक मैं मानता हूं, इसमें यहाँ पर ये जो तीसरा विकल्प है कि यह संबंधित उद्देश्य और उसकी प्रणाली में खुले परिवर्तन पर बल देता है। तो खुले परिवर्तन पर बल देना तो साथियों आरटी 2009 में शायद नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, हो सकता है इसका दूसरा विकल्प सही हो। इसका कार्य क्षेत्र व्यापक तो होता है, इसमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेने तो सूचनाओं को संकलन, शायद इसमें सूचनाओं का संकलन कार्य नहीं किया जाता है, थोड़ा देखना पड़ेगा। तो कमेंट कर सकते हो छठे क्वेश्चन के लिए बी या सी, दोनों में से एक कंफर्म रहेगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मापदंडों के साथ किस शैक्षिक सत्र में शामिल कर लिया गया? 2015-16 में, 2017-18 में, 2018-19 में और 2019-20 में। तो देखो सीखने के प्रतिफल की बात की जा रही है निर्धारित मापदंडों के साथ, इसे कब शामिल किया गया था साथियों? प्रश्न संख्या 7 में राइट आंसर है 2017-18 में। दूसरा विकल्प 100% सही है, 2017-18 में ही सीखने के प्रतिफलों को शैक्षिक सत्र में शामिल किया गया था। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो आपके 8वां क्वेश्चन है, बुद्धि को किस योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है? पहला विकल्प है प्रत्यक्षण करने की योग्यता, दूसरा है सीखने की योग्यता, तीसरा बिंदु है समझने की योग्यता और चौथा बिंदु है जानने की योग्यता। तो देखो बुद्धि प्रत्यक्षण करने की योग्यता भी है, सीखने की योग्यता भी है, समझने की योग्यता भी है, जानने की योग्यता भी है। अर्थात यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही कथन सत्य है, इसलिए डी वाला ये जो विकल्प है 1, 2, 3, 4 वाला, ये आपका प्रश्न संख्या 8 में सही है साथियों। नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 9, एक प्रविधि जिसमें अनुक्रियाओं का क्रम स्थापित किया जाता है
जो अंतिम अनुक्रिया के बाद पुरस्कार या लाभ दिलाती है और तत्पश्चात पीछे की ओर कार्य करती है वह कहलाती है शेपिंग, उद्दीपक नियंत्रण, श्रृंखला और उद्दीपक सामान्यीकरण। तो उद्दीपक नियंत्रण और उद्दीपक सामान्यीकरण का विकल्प तो एक तरफ ही रख दो, ये इन दोनों का संबंध इससे नहीं है। अब जिस विधि में हम अनुक्रियाओं का एक क्रम स्थापित कर रहे हैं उसके बाद में अंतिम अनुक्रिया के बाद पुरस्कार भी मिल रहा है, तो साथियों ये कहलाती है शेपिंग और इस पर B.F. स्किनर के द्वारा बल दिया गया था। किसके द्वारा बल दिया गया था? B.F. स्किनर के द्वारा। विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट ए वाला, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन ये देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, मानसिक आयु, बुद्धिलब्धि, मानसिक परीक्षण, चतुष्टय समीकरण। सूची 2 में मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं कि भाई किसने किसका प्रतिपादन किया, स्टर्न, बिने, स्पीयरमैन और जेम केटल। तो देखो ये आपके पास 2 सूचियां हैं, सुमेलित करके इन विकल्पों में से किसी एक का चयन करो। तो भाई हम देखते हैं मानसिक आयु। मानसिक आयु दी थी बिने ने। बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय स्टर्न ने दिया था साथियों। तो फिर ए में 2 होना चाहिए, बी में 1 होना चाहिए। तो ए में 2 किस में है? यहाँ। बी में 1। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही है क्योंकि बाकी ए में 2 किसी में नहीं है, तो फिर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अर्थात सी में क्या रहेगा? 4, मतलब मानसिक परीक्षण जेम केटल। और डी में क्या रहेगा साथियों? 3 रहेगा, मतलब चतुष्टय समीकरण स्पीयरमैन। इस प्रकार से है ये चीजें। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 पर। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है? 10वें में बी वाला है, सही है ना। तो प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस अवस्था को अभिप्रेरणा की सर्वोत्तम अवस्था के रूप में समझा जाता है? अभिप्रेरणा की सर्वोत्तम अवस्था, अंतर्नोद में कमी आना। दूसरा है जिसका उद्देश्य जैविक आवश्यकता को पूरा करना है। तीसरा है जिससे जीव को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। और चौथा है जिससे ऊर्जा मिलती है और व्यवहार को दिशा मिलती है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है भाई, इसमें आवश्यकता को पूरा करना ही अभिप्रेरणा नहीं होती है। यहाँ पर देखो इसमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, सही बात है, लेकिन ऊर्जा मिलने के साथ में व्यवहार को दिशा भी मिलती है। ये सबसे सटीक विकल्प है इस क्वेश्चन में। तो आपके कौन सा प्रश्न है साथियों? ये 11वें में आपके जो चौथा विकल्प है ये ही सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। 12वां प्रश्न, फ्रायड के अनुसार माता पिता के आदेश की अवज्ञा जैसे निषेधात्मक व्यवहार किस अवस्था में अत्यधिक प्रकट होता है? गुदावस्था, मुखी अवस्था और लैंगिक अवस्था। विकल्प यहाँ पर देखो इंग्लिश में भी है सभी में, एनल स्टेज, जेनिटल स्टेज, ओरल स्टेज, फेलिक स्टेज, मतलब लैंगिक अवस्था। देखिएगा माता पिता के आदेश की अवज्ञा मतलब माता पिता का कहना नहीं माना जाता है। तो साथियों गुदावस्था, मुखावस्था इसमें आंसर नहीं है क्योंकि बिल्कुल छोटा बच्चा होता है। इसका राइट आंसर है जेनिटल अवस्था। मतलब यहाँ पर जो जनन इंद्रिय अवस्था होती है साथियों, उसमें बालक किशोर अवस्था में चला जाता है और माता पिता की जो आज्ञा होती है, माता पिता की जो चीजें होती है उनको नहीं मानता है, उनके विरुद्ध जाता है। विकल्प नंबर आपका इसमें 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। तो 13वां क्वेश्चन ये देखिएगा, पियाजे के अनुसार निम्नांकित योग्यताओं के उद्भव का सही क्रम क्या है? एकाग्रता पहला, दूसरा प्रतिज्ञप्ति सोच, तीसरा अहम केंद्रित व्यवहार और चौथा वास्तविकता का मानसिक प्रतिरूपण। वैसे आंसर तो 30 के ही बताऊंगा। इसकी जो आंसर की डाली जाएगी, फाइनल आंसर की जो एकेडमी द्वारा डाली जाएगी, तो वहां से मिलान कर सकते हो। कम से कम 28-29 क्वेश्चन में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाला है। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। जो मैं मान रहा हूँ हो सकता है वो नहीं मान रहे, जो वो मान रहे मैं नहीं मान रहा हूँ। इस प्रकार चीजें होती है साथियों। तो देखो यहाँ पर पियाजे ने जो योग्यताओं का उद्भव का सही क्रम बताया है साथियों, सबसे पहले एकाग्रता बताई है। तो पहला आना चाहिए, पहला, चौथा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। तो या तो सी राइट है या डी राइट है इस क्वेश्चन में। देखिएगा सबसे पहले एकाग्रता होती है, फिर इसके बाद में व्यक्ति अहम केंद्रित व्यवहार करता है, मतलब तीसरा, फिर इसके बाद में प्रतिज्ञप्ति सोच और वास्तविकता का मानसिक प्रतिरूपण सबसे अंत में होता है। तो मतलब सॉरी, यहाँ पर देखो वापिस देखते हैं। सबसे पहले तो एकाग्रता होती है, फिर अहम केंद्रित व्यवहार होता है, फिर वास्तविकता का मानसिक प्रतिरूपण बनता है और फिर प्रतिज्ञप्ति सोच होती है साथियों। प्रतिज्ञप्ति मतलब प्रोपोर्शनल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी सही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा इस क्वेश्चन में
कंफ्यूजन है तो हो सकता है डी वाला सही माना जाए, लेकिन या तो सी राइट रहेगा डी, लेकिन मैं यहाँ पर सी पे जाऊंगा साथियों। डी में पहला एकाग्रता, फिर वास्तविकता का मानसिक प्रतिरूपण, उसके बाद में अहम केंद्रित व्यवहार थोड़ी होता है वास्तविकता के बाद में, इसलिए मैं सी पे जा रहा हूँ प्रश्न संख्या 13 में। इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14वां प्रश्न है आपके, मैंने इसको अच्छी तरह से पढ़ा रखा है आपको, अगर मेरे साइकोलॉजी की क्लास आपने पहले ले रखी है तो। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के शील गुणों का सही युग्म कौन सा है? मौलिक केंद्रीय गुण, प्राथमिक मौलिक केंद्रीय, केंद्रीय परिधि प्राधान्य, प्राथमिक गौण और केंद्रीय। तो साथियों आलपोर्ट ने जो शील गुणों का युग्म बताया है, सबसे पहले इन्होंने कार्डिनल बताया है, तो प्राइमरी को तो एक तरफ रख दो। सबसे पहले कार्डिनल बताया है, कार्डिनल के बाद में सेंट्रल मतलब केंद्रीय बताया, और सबसे अंत में सेकेंडरी या गौण बताया है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 14 में, कोई डाउट इसमें भी नहीं है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध आगमनात्मक तर्कना से है? पहले से ही अनुमान लगाने की योग्यता, बहुत से प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकालना, एक विशेष से दूसरे विशेष का अनुमान लगाना, और इस बात का मूल्यांकन की क्या 2 आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकलता है। तो प्रश्न संख्या 15 में सही विकल्प का चयन करो साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। देखो अच्छे से प्रश्न को देखिएगा, 15वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर रहेगा आपके, निम्नलिखित में से किसका संबंध आगमनात्मक तर्कना की बात की जा रही है साथियों। आगमनात्मक तर्कना मतलब इंडक्टिव रीजनिंग जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो देखो इस बात का मूल्यांकन की क्या 2 आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकलता है, ये आगमनात्मक तर्कना से कोई संबंध ही नहीं है इसका, डी वाला तो इसमें हो ही नहीं सकता। पहले से ही अनुमान लगाने की योग्यता को आगमनात्मक तर्कना नहीं कहा जाता है साथियों। एक विशेष से दूसरे विशेष का अनुमान लगाना या बहुत से प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकालना। तो देखो बहुत से प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकालना यहाँ पर होता है आगमनात्मक तर्कना। विकल्प नंबर आपका जो बी है वो 15वें प्रश्न में सही है। हालांकि इसमें ये जो तीसरा विकल्प है हो सकता है इसको मान लें, लेकिन मैं तो रहूंगा बी पे, क्योंकि आगमनात्मक तर्कना में बहुत सी चीजें होती है, उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं साथियों, इसलिए फिर हम बी वाले विकल्प पे 15वें प्रश्न में रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन है, एक छात्र रात में अपने दोस्त की बारात में शामिल होना चाहता है, परंतु उसी समय अपने माता पिता के साथ खरीदारी करने से भी जाना चाहता है। इस स्थिति को कहा जाएगा उपागम द्वंद्व, परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व और उपागम बहु उपागम परिहार द्वंद्व। तो देखो इंग्लिश में भी नाम लिखे हुए हैं चारों के, तो देखिएगा छात्र है दोस्त की बारात में शामिल होना चाहता है, तो ये उपागम हुआ। फिर उसे माता पिता के साथ कपड़े खरीदना भी जाना है, मतलब खरीदारी करना भी जाना चाहता है, वहां पे भी जाना चाहता है, यहाँ पे भी जाना चाहता है, ये भी उपागम हुआ। तो फिर इसको हम उपागम द्वंद्व कहेंगे। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 16 में। जहां पर दोनों चीजें करनी हो लेकिन फिर द्वंद्व में दोनों में से एक ही कर पाओ तो फिर वो उपागम होता है, और दोनों नहीं करनी हो फिर भी एक करनी पड़े तो वो परिहार होता है। विकल्प नंबर आपका ए वाला सही है 16वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से है। आकलन सूचनाओं का एकत्रण है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसका स्वरूप सुधारात्मक है। तो देखो आकलन सुधारात्मक होता है, सूचनाओं का एकत्रण होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष से ही इसका संबंध है। भावात्मक क्रियात्मक का भी तो आकलन किया जाता है साथियों, इसलिए प्रथम विकल्प जो है ए वाला ये आकलन की सही विशेषता नहीं है, इसमें यही सही है 17वें में ए वाला विकल्प। 18वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। व्यक्तिगत भिन्नता में सम्मिलित क्षेत्रों का सही युग्म है बौद्धिक स्तर पर आधारित भिन्नता, उपलब्धि में भिन्नता, गतिवाही कौशल में भिन्नता और इनमें से सभी। तो देखो व्यक्तिगत विभिन्नता बौद्धिक स्तर पर भी होती है, अलग अलग बुद्धि के व्यक्ति मिलेंगे, उपलब्धियां भी अलग अलग होती है, जो मोटर एबिलिटी होती है, गतिवाही कौशल, उनमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। मतलब उपरोक्त सभी वाला जो विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 18 में डी वाला, यही आपका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वंशानुक्रम के नियम का संबंध सोरेनसन से है? संतान की शारीरिक रचना व मानसिक गुण उसके माता पिता से मिलते हैं, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, जीव सांख्यिकी का नियम। तो आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो। देखिएगा सोरेनसन ने जो वंशानुक्रम से संबंधित नियम दिया था वो दिया था समानता का नियम। क्या दिया था?
समानता का नियम। समानता का मतलब जैसे माता पिता वैसे ही संतान, मंद बुद्धि की मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली की प्रतिभाशाली। तो फिर ए वाला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुत्ते को बिस्किट देने से पहले बिस्कुट के बॉक्स को खड़खड़ाता है। जब व्यक्ति बॉक्स को खड़खड़ाता है तो कुत्ता लार टपकाने लगता है, अतः बॉक्स का खड़खड़ाना यहाँ रिक्त स्थान है और कुत्ते का लार टपकाना एक प्रकार का है। तो देखो विकल्पों को, CSCR है, CSUCR है, UCSCR है, UCSUCR है। तो देखो अगर बिस्किट से लार आती तो फिर वो यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक होता, लेकिन यहाँ पर वो बिस्कुट देने से पहले उस बॉक्स को खड़खड़ा रहा है जिससे उसके लार आ रही है, तो बॉक्स से थोड़ी लार आती है साथियों। तो मतलब अनुबंधन हो रहा है तो फिर उसको हम अनुबंधित उद्दीपक कहेंगे, और अनुबंधित उद्दीपक मतलब CS होता है। क्या होता है? CS होता है। और उससे लार का आना तो फिर वो CR कहलाएगी। तो CSCR अनुबंधित उद्दीपक अनुबंधित अनुक्रिया का ये उदाहरण है। विकल्प आपका एक सही है। प्रश्न नंबर कौन सा है? 20वां प्रश्न है साथियों। प्रथम विकल्प इसमें सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, एक बालक का भाषा विकास मुख्यतः निर्भर करता है अभिप्रेरणा पर, अनुबंधन पर, अनुकरण पर और इनमें से सभी पर। तो देखो यहाँ पर मुख्यतः शब्द को देख करके कई लोगों ने इसमें अनुकरण भी लगाया होगा, लेकिन 100% गारंटी देता हूँ अभिप्रेरणा भी होना चाहिए, अनुबंधन भी होता है, इनमें से सभी सही माना जाएगा साथियों। 21वें प्रश्न में डी वाला, चाहो तो फाइनल आंसर की में भी इस वीडियो को दोबारा चेक कर सकते हो आप, ठीक है। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही माना जाएगा 21वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से समाधान तैयार होता है। समस्या समाधान व सृजनात्मक चिंतन के पदों में कोई विशेष अंतर नहीं होता और एक ही बुद्धि लब्धि स्तर के बालकों की सृजनशीलता में बहुत विभेद पाया जाता है। कमेंट करके जरूर जाइएगा कितने क्वेश्चन आपके राइट बैठ रहे। देखिएगा, असत्य कथन की बात करें तो चिंतन को संज्ञानात्मक प्रक्रिया माना जाता है। चौथा विकल्प है, एक ही बुद्धि लब्धि स्तर के बालकों की सृजनशीलता में बहुत विभेद पाया जाता है। सही बात है, चाहे IQ सभी की 125 है, लेकिन फिर भी उनकी सृजनात्मकता अलग अलग हो सकती है, ये भी सही है। समस्या समाधान व सृजनात्मक चिंतन के पदों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, एक तो ये गलत हो सकता है। समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से ही समाधान तैयार होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। समस्या का मतलब यूं नहीं है कि हम पहले से ही उसका समाधान के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। साथियों, समस्या उस परिस्थिति को थोड़ी कहते हैं, हम समाधान के लिए क्या हमेशा ही तैयार रहते हैं? नहीं रहते हैं। ये बी वाला विकल्प है, इसको सही माना जाएगा क्योंकि ये एक असत्य कथन है, क्योंकि मनुष्य के पास पहले से ही समाधान तैयार होता है। कोई भी समस्या आती है तो क्या पहले से ही समस्या का समाधान आपके पास तैयार होता है? कोई सी भी समस्या का तुरंत समाधान कर देते हो? नहीं। दूसरा विकल्प यहाँ पर असत्य कथन है साथियों। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय रचनावादी पाठ्यचर्या के अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है? खोजना, व्याख्या, उत्तेजना और मूल्यांकन। तो रचनावादी का मतलब हुआ जिसमें बालक रचना करके ज्ञान का निर्माण करता है, तो इसमें खोजना तो आएगा। इसके बाद में मूल्यांकन इसमें भी किया जाएगा साथियों रचनावादी में। अब उत्तेजना या व्याख्या दोनों में से एक विकल्प सही है, तो रचनावादी में स्वयं खोज करके सीख रहा है, तो मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर व्याख्या होना चाहिए आंसर। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही बताऊंगा साथियों इस क्वेश्चन में 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, अच्छा हाँ, हो सकता है आपको 4 से 5 प्रश्नों में जो मैं बता रहा हूँ उनमें डाउट हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। इसमें आपको लगता है कि नहीं इसमें उत्तेजना होगा, तो मेरे हिसाब से उत्तेजना नहीं होगा साथियों, इसमें व्याख्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। 24वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। अध्यापक के निर्णय को, जीविकोपार्जन के लिए चुने गए व्यवसायी को, बालक के परिवार की पृष्ठभूमि को और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को। इस क्वेश्चन में को मैं कई बार करा चुका हूँ, कई बार। देखिए, सबसे अधिक महत्व हमें प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को दिया जाना चाहिए साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 4 है इसमें वो सही है। कौन सा प्रश्न है? 24। तो 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुख्यतः अवधान कमी संबंधी विकार ADHD ग्रसित बालक की नहीं होकर डिसलेक्सिया की है? तो आपको ADHD से कुछ मतलब नहीं है, आपको ये देखना है डिसलेक्सिया वाला जो बालक है उसकी कौन सी विशेषता है। तो शब्दों में अक्षरों की स्थिति में उलटफेर कर देना, श्रवण करने में असफलता, कार्य संपादन में कोई स्थायित्व नहीं और एकाग्रता में कमी। तो साथियों, ADHD वाला जो बालक होता है
उसकी विशेषता नहीं देखनी है, आपको यूँ देखना है डिसलेक्सिया वाले बालक की विशेषता कौन सी है, क्योंकि ये डिसलेक्सिया की है ये पूछ रहा है। तो भाई श्रवण करने में असफलता, एकाग्रता में कमी, कार्य संपादन में कोई स्थायित्व नहीं, ये तीनों एडीएचडी की विशेषता है। लेकिन डिसलेक्सिया की यहाँ पर विशेषता है शब्दों में अक्षरों की स्थिति में उलटफेर कर देना, क्योंकि यहाँ पर पठन से संबंधित है ये, तो यहाँ उलटफेर पठन में ही किया जाता है, जैसे लकड़ी को लड़की पढ़ना, ठीक है, इस प्रकार से। विकल्प एक सही है 25वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। तो 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, शैक्षिक रूप से पूर्णतः अशिक्षणीय, असामान्य व अनियंत्रित मानसिक क्रियाएं और बौद्धिक न्यूनता। तो बिल्कुल बुद्धि लब्धि जिनकी 25 से 70 होती है मंदबुद्धि की विशेषता है। बौद्धिक न्यूनता भी इनमें पाई जाती है। अब दूसरा या तीसरा, तो साथियों राइट आंसर है बी वाला विकल्प, शैक्षिक रूप से पूर्णतः अशिक्षणीय, क्योंकि रीट में 50 से 70 वाला जो बालक है उसको शिक्षणीय वर्ग में माना गया था, तो फिर पूर्णतः अशिक्षणीय, कुछ तो शिक्षण हम उनका करा सकते हैं। विकल्प नंबर बी वाला सही है प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सी प्रबलन की प्रस्तुति का संबंध सकारात्मक दंड से है? व्यवहार को कम करने के लिए अप्रिय उद्दीपक की प्रस्तुति, व्यवहार में वृद्धि के लिए अप्रिय उद्दीपक को हटाया जाए, व्यवहार में वृद्धि के लिए सुखद उद्दीपक की प्रस्तुति, और व्यवहार में कमी के लिए सुखद उद्दीपक को हटाना। तो देखो कौन सा प्रश्न है ये, प्रश्न नंबर 27 है ये। तो 27 में इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ साथियों, आपको इस क्वेश्चन को मैंने लगभग 15-20 दिन पहले इस क्वेश्चन को मैंने कराया था, और वहां पर बताया था कि जहां पर सकारात्मक दंड की बात की जाए तो उसमें व्यवहार को कम करने के लिए अप्रिय उद्दीपक की प्रस्तुति की जाती है। विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न संख्या 27 में, 101% एक ही सही है, याद रख लेना इसको, है ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो चलिए 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके प्रश्न नंबर 28। अधिगम की विशेषता नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन है अधिगम, अधिगम मानव संस्कार अथवा क्षमताओं में परिवर्तन है। तीसरा है अधिगम का प्रयोग उन क्षमताओं तथा संस्कारों में परिवर्तन के लिए उपयोग होता है जो परिपक्वता के कारण होते हैं। और चौथा है इसमें अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो देखिए अधिगम की जो विशेषता नहीं है इस क्वेश्चन में, भाई व्यवहार में परिवर्तन तो है, क्षमता में परिवर्तन, संस्कार में परिवर्तन भी है। यह एक परिवर्तन है व्यक्ति में जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो साथियों बिल्कुल ये भी सही है, वातावरण में जो परिवर्तन है उनका अनुसरण व्यक्ति भी करता है। लेकिन यहाँ तीसरा विकल्प कह रहा है अधिगम का प्रयोग उन क्षमताओं तथा संस्कारों में परिवर्तन के लिए उपयोग होता है जो परिपक्वता के कारण होते हैं। तो जो परिपक्वता के कारण परिवर्तन होते हैं उसको हम अधिगम नहीं कह सकते। सी वाला विकल्प जो है इस क्वेश्चन में राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पे आते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का स्तर है? ज्ञानात्मक चिंतन का काल, पश्चिम रूढ़िगत नैतिक तर्कना, संवेदीगामक काल और प्रतीकारात्मक न्याय का नैतिक विकास। तो देखो संवेदीगामक काल जीन पियाजे ने बताया है, कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बताई है साथियों, पश्चिम रूढ़िगत नैतिक तर्कना। सेकंड विकल्प आपके 29वें क्वेश्चन में सही है। और अब अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जाइए कि भाई 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जो मैंने बताए उसके अनुसार। बाकी 2 से 3 प्रश्नों में आपको या 3 से 4 प्रश्नों में जो आपको डाउट हो रहा है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट करना बिल्कुल जरूर कमेंट करना जिस पे डाउट है आपके। 30वां और अंतिम क्वेश्चन है अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? तो कोई नहीं को तो आप एक तरफ रख दीजिए, 3 विकल्प हैं ए, सी और बी। साथियों संप्रत्यय का निर्माण व्यवहारवाद में नहीं होता है, प्रतीकवाद में भी नहीं, बल्कि संज्ञानवादी जो संप्रदाय है उसके द्वारा ये चीजें बताई गई है। समस्या समाधान अधिगम के संप्रत्यय का निर्माण। विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न नंबर 30 में, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये वीडियो था साइकोलॉजी का। इसके बाद हिंदी का वीडियो आएगा आपके, संस्कृत का भी आएगा, पर्यावरण का ईवीएस का भी आएगा, आपके मैथ का भी आएगा और एसएसटी का भी आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।